चलिए तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन का मतलब होता है ढोने वाला, पहुंचाने वाला। क्या होता है? पहुंचाने वाला या ढोने वाला, उसको हम संवहन उत्तक कहते हैं। तो कौन सा उत्तक है जो संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक हम लोग जाइलम और फ्लोएम दोनों को कहते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन सी में है जाइलम, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा बी एवं सी दोनों। जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो बात करें मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए अग्नाशय है, ऑप्शन बी अंडाशय है, ऑप्शन सी एड्रीनल, ऑप्शन डी यकृत। तो यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। यकृत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी यकृत सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चले। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। पूरे शरीर को बैलेंस कौन रखता है? तो बुआ पूरे शरीर का संतुलन बना करके रखता है पश्च मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 23 है शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेरिबेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बुआ चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो हम लोग बात करें, ऑप्शन ए है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक C2H4OH, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये नहीं पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। और एथेनोइक को कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जैसे मान लीजिए आप चंद्रमा पर चले गए और चंद्रमा पर से जाकर के आप आकाश को देखिएगा तो आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। अब जहां प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा वहां सब कुछ धुंधला धुंधला काला काला नजर आएगा। क्या नजर आएगा? काला काला चीज नजर आएगा। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, काला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो बुआ उपधातु कौन हो जाएगा? तो उपधातु जितने भी है सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, बिस्मथ, ये सब क्या है? ये सब उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन है क्या? देख लीजिए, जिंक है, ऑप्शन बी कैल्शियम है, ऑप्शन सी जर्मेनियम है और ऑप्शन डी कार्बन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा उपधातु है? तो जर्मेनियम, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। कौन एक लिंगी पुष्प है? ऐसा पुष्प का नाम बताइए जिसमें एक ही लिंग होता है। एक लिंगी पुष्प कौन है? ऑप्शन ए है गुड़हल पुष्प। गुड़हल का पुष्प, गुड़हल आप लोग जानते होंगे, अड़हुल का जो फूल होता है गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प और गुलाब पुष्प।
ये 4 पुष्प का नाम दिए गए हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एक लिंगी पुष्प है। तो बुआ एक लिंगी पुष्प हमारा पपीता का पुष्प है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही जवाब है। एक लिंगी पुष्प कौन है? तो पपीता पुष्प। पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में, यानी हवा में। किसमें होती है? हवा में। तो ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है शीशा, ऑप्शन डी है हीरा। तो सबसे अधिक प्रकाश किसमें चलेगी स्पीड से? किसमें सबसे अधिक तेजी से प्रकाश चलेगी? तो ये चलेगी हवा में। यही कारण है कि आप देखते हैं सूर्य का पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में मात्र 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। मात्र 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। यानी आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज गति से उसकी प्रकाश चलती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है। कितनी रफ्तार से? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बुआ देखो कितना स्पीड है। 1 सेकेंड में ससुरा 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। कितना चल जाता है? 3 लाख किलोमीटर। तो याद रखिएगा, ये जो निर्वात होता है यानी हवा होता है, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है अपघटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े, यानी जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़े और संख्या पूछेगा तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अभी इसमें क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है वह जोड़ा में दिया गया है। ऑप्शन ए 22 जोड़ा, ऑप्शन बी 23 जोड़ा, ऑप्शन सी 24 जोड़ा और ऑप्शन डी 11 जोड़े। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 23 जोड़े। क्या हो जाएगा बाबू? 23 जोड़े। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन बी है 23 जोड़े। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फियर में, ऑप्शन बी है एक्सोस्फियर में, ऑप्शन सी है आइनोस्फियर में और ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फियर में। तो याद रखेंगे ओजोन परत जो पाई जाती है वह समताप मंडल। किस मंडल बाबू? समताप मंडल। समताप मंडल। और समताप मंडल को ही अंग्रेजी में कहते हैं बउआ हम स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब है 31 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए है n स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3n स्क्वायर और ऑप्शन डी है 4n स्क्वायर। तो बाबू याद रखना किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह होती है 2n स्क्वायर। क्या होती है? 2n स्क्वायर होती है। बाबू देख लो
2n² होती है, मतलब सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुने n का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 1 जा 2, 2 इंटू n के जगह पर 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, 2 इंटू n के जगह पर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 18, 2 इंटू n के जगह पर 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, यानी 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 18 32 50 72, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कोष में पाए जाते हैं। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह 2n² फार्मूला से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? 2n² से। याद रखिएगा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n², यानी 32 का ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी सही जवाब है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? हमसे क्या पूछा गया है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में, याद रखिएगा, हमसे वायुमंडल में पूछा जा रहा है कि प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो प्रकाश का रंग कौन कौन है? बैजानी पीनाला। याद रखिएगा बाबू, ये सूर्य के प्रकाश जो है वह 7 रंगों का एक मिश्रण है। 7 रंग को हम लोग किस ट्रिक पर याद रखेंगे? बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला। इसको हम लोग इंग्लिश में विबजियोर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विबजियोर कहते हैं। विबजियोर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, V फॉर वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी, I फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, B फॉर बुल्लू, बुल्लू मतलब नीला, G फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, Y फॉर येलो, येलो मतलब पीला, O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, R फॉर रेड, रेड मतलब लाल। तो ये 7 रंगों का एक मिश्रण है जिसको हम लोग विबजियोर कहते हैं। और यहां शॉर्टकट में आप देख रहे हैं बैजानी पीनाला। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा नीला। सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी हो जाएगा नीला। नीला प्रकाश वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। और यही कारण है कि जब हम वायुमंडल में अपनी अखियां ऊपर उठा के देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कारण है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक नीला प्रकाश का होता है। और यही कारण कि वायुमंडल में हमको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी किस युक्ति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनित्र को अंग्रेजी में हम लोग जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनरेटर, जेनरेटर, जेनरेटर कहते हैं। यानी जनित्र जो है वह विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में, शून्य में, मुक्त आकाश में, हवा में, ये सब बात एक ही है भाई मेरे। निर्वात में पूछा जा रहा है कि निर्वात में, ये सूर्य का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो दिया गया है वह मीटर प्रति सेकेंड में है, एक आपका किलोमीटर प्रति सेकेंड में है और एक मीटर प्रति सेकेंड में है। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हम बोले हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बुआ देखो 3 लाख में क्या गो जीरो होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 5 गो जीरो होगा 3 लाख में। 3 लाख ये हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम किलोमीटर को मीटर में बदल दे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 लाख किलोमीटर है, तो 3 लाख को 1000 से गुना कर देंगे, तो 3 लाख में 5 गो जीरो है, 5 गो जीरो है, और 1000 में बात करें तो 3 गो जीरो ही बढ़ जाएगा, 3 गो जीरो बढ़ जाएगा, किलोमीटर बदल जाएगा मीटर में, और प्रति हो जाएगा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए बुआ फंसाने के लिए क्वेश्चन कैसे डाल दिया है। तो हम लोग तो जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो बाबू देखो 10 के पावर 8 को हम 8 को जीरो नहीं लिख सकते हैं, 3 के बाद 8 को जीरो लिखेंगे, इसी को ना हम इस रूप में घात के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को यहां पर ऐसे लिखा गया है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए सही है, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो याद रखिएगा, अगर सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? मैग्नीशियम। नहीं, पोटेशियम ही ठीक है। और उसके बाद है आपका सोडियम। कौन है? सोडियम। तो हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ऑप्शन ए AU। AU मतलब हो गया अर्जेंटम यानी गोल्ड यानी सोना, AU। उसके बाद है Na सोडियम, Hg हाइड्राग्रुम यानी पारा, मरकरी का होता है Hg। उसके बाद है Cu कॉपर यानी तांबा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें सोडियम हो जाएगा, यानी 36 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सोडियम। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो बुआ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन सी है, ओम। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 38 का ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? नाइट्रोजन अणु में, चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। तो बुआ यहां पर देखो नाइट्रोजन जो अणु होगा, अणु की बात किया गया है, ये होगा N2। क्या होगा? N2। और N2 जो होगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। हम देखें पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका हीलियम के लिए छट जाएगा, तो इसके अंतिम कक्षा में यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 गो बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। और उसी तरह से इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। अब हुआ ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 5 गो है, तो इसका 3 गो लेकर के ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसके पास भी 5 गो है, तो ये भी इसका 3 गो लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो कै गो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ है? 3 गो का। कै गो का हुआ है बुआ? 3 गो का हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1। क्या हो जाएगा?
3:1 हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 3:1। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? तो बउआ याद रखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। कौन है? पुंकेसर। और पुंकेसर को ही हम लोग पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग या पुंकेसर एक ही नाम है। ये नर प्रजनन अंग है। कौन प्रजनन अंग है? नर प्रजनन अंग। ये पुष्प का है। किसका है? पुष्प का है, यानी फूल का है। फूल का नर प्रजनन अंग है पुमंग, इसी को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और अब मादा प्रजनन अंग की बात करेगा, मादा के बारे में पूछेगा, तब याद रखिएगा स्त्री केसर। क्या याद रखिएगा? स्त्री केसर। और इसको हम लोग कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। तो हमसे क्या पूछा गया है? नर प्रजनन अंग पूछा गया है, नर प्रजनन अंग। तो नर प्रजनन अंग पुमंग या पुंकेसर, पुमंग या पुंकेसर, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहां पाया जाता है बुआ? मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों में। कहां पाया जाता है? पत्तियों में। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बाबू? क्लोरोफिल में हो जाएगा, क्लोरोफिल में हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 42 है, मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बुआ याद रखिए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है चीनी रोग। कौन रोग होता है? चीनी रोग, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर। क्या कहते हैं? शुगर या चीनी रोग, या उसी को कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज। और उसी को हम लोग कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं? मधुमेह, मधुमेह। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, मधुमेह। ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो डायबिटीज पकड़ लेगा, चिनिया रोग हो जाएगा, उसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का, बिजली का जो बल्ब होता है, ललका बल्ब जो आप लोग अपने घर में लगाते होइएगा, उसमें जो फिलामेंट नीचे लटका हुआ रहता है, जो जलता रहता है फिलामेंट, वो फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो बाबू याद रखिए, विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का, याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू? 7 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 7। कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए मिट्टी। क्या होना चाहिए? मिट्टी, जो इस ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, जल। ऑप्शन बी है कांच। ऑप्शन सी है पीतल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दी गई है +20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। ये एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दी गई है +20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो याद रखिए आप लोग, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो यहां प्लस लगा हुआ है, धनात्मक है, यानी यह कौन दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यानी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 में।
सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर की परमाणु संख्या होता है 16। सल्फर की परमाणु संख्या 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 6 क्या हो जाएगा? 2 8 6। यानी यहां तक यह अपना अष्टक पूरा कर चुका है। इसके अंतिम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन बच गया? 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसके 72 कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 6 गो इलेक्ट्रॉन है। इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 49 की बात करें कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? ऑप्शन ए है शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका। तो बुआ देखो, ये अंडाणु, योनि, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, ये तीनों मादा का प्रजनन अंग है। किसका प्रजनन अंग है? मादा का। यानी ऑप्शन ए सही जवाब है शुक्राणु। शुक्राणु नर का प्रजनन अंग है। शुक्राणु नर प्रजनन अंग है। तो हमसे पूछा गया है नर युग्मक कौन है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है शुक्राणु। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चले। सोना की परमाणु संख्या कितनी है? सोना की परमाणु संख्या कितनी है? तो सबसे पहले जानिए सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत होता है Au। क्या होता है? Au। Au इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। क्या नाम होता है? अर्जेंटम। ये लैटिन नाम है अर्जेंटम। इसको हम लोग Au लिखते हैं संकेत में। सोना का संकेत Au और परमाणु संख्या की बात करें तो 79 यानी 79 होता है। कितना होता है? 79 79। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी सही जवाब है 79 यानी 79। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चले। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी सही जवाब है कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? हमसे पूछा जा रहा है कहां हुआ था, युद्ध कहां लड़ा गया था? ऑप्शन ए है सेडान, ऑप्शन बी है सेडोवा, ऑप्शन सी है साइडाइन, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट। तो याद रखिएगा बाबू ऑप्शन ए सही जवाब है सीडान। यानी 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह सीडान के मैदान में हुआ था। सीडान में हुआ था। कहां हुआ था? सीडान में। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें 53, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बुआ ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। रज्जू मार्ग कहाँ है? नामे में इसका आंसर छुपा हुआ है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी बांका। रज्जू मार्ग राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर। बुआ राजगीर को ही हम लोग रज्जू मार्ग कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आज ये क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु, लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में निर्वाचन हेतु अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु अधिकतम सीटों की संख्या है 543। कितना है? 543, 543। लोकसभा में निर्वाचन के लिए अधिकतम सीटों की संख्या 543 है। यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 54 का ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग किसको कहते हैं? ऐसा उद्योग जो डायरेक्ट उपभोक्ता के लिए उत्पादन करता है,
जैसे हमारे बिहार में चीनी मिल को ले लीजिए, यह उपभोक्ता उद्योग है, यह चीनी का उत्पादन करेगा तो डायरेक्ट उपभोक्ता इसका उपभोग करेगा। तो ऐसा उद्योग जिसका उपयोग डायरेक्ट उपभोक्ता करता है उसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। तो उपभोक्ता उद्योग कौन हो जाएगा बाबू, आप देख लो कौन उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखो, ऑप्शन ए दिया गया है चीनी, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा चीनी। चीनी को हम लोग कहेंगे उपभोक्ता उद्योग। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बात करें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा राज्य की है। किस राज्य की है, गोवा की है। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी सही जवाब है गोवा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा हम किसको कहेंगे, प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा अपने आप जो आपदा हो जाएगा, कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगा तो उसको कहेंगे प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप आना, जैसे बाढ़ आ जाना, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आग लगना, आग लगना, आग लगना, भगवान आके आग थोड़ी लगा देंगे, आग तो आदमी के गलती से न लगेगा भैया, तो मानव जनित आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा में आएगा, कभी नहीं आएगा। बम विस्फोट, अब भगवान आके बम को विस्फोट कर देंगे, ले ससुरा पटक देंगे, नहीं ना, भगवान नहीं ना बम विस्फोट करेंगे, तो यह प्राकृतिक आपदा नहीं कहलाएगा, मानव जनित है। मानव ले आएगा बम को पटक देगा तो मानव जनित आपदा हो गया, तो ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आएगा। ऑप्शन सी है भूकंप। तो ये भूकंप भैया हमारे हाथ में है, हम कहेंगे कि ससुरा तू बड़ा बोलता है, हम आई भूकंप पे करवा देंगे, हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, ये भगवान चाहेंगे तब ये होगा, प्रकृति के द्वारा होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है भूकंप। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भूकंप, यह प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी क्या है बउआ, रासायनिक दुर्घटना, केमिकल से जो दुर्घटना घटेगा। अब तोरे अखिया में हम तेजाब उझिल देंगे और कहेंगे भगवान के द्वारा घटना घटा, ये होगा, भगवान इसको किया नहीं ना, मानव किया, तो मानव जनित आपदा है, यानी प्राकृतिक आपदा कौन हो गया, भूकंप हो गया। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए 59, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। कौन मृदा बाबू, रेगुर, रेगुर मृदा, रेगुर मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो बउआ जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ, पंजाब के अमृतसर में। कहां हुआ था, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। किसके इशारे पर हुआ, तो जनरल डायर के इशारे पर हुआ। किसके इशारे पर, जनरल डायर के इशारे पर। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ऑप्शन ए सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था। गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था, जर्मनी में। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जवाब है, जर्मनी में। आइए क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, तो यह जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था, जिम्मरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए सही जवाब है, जिम्मरमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, कौन प्राथमिक क्षेत्र है, यानी किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो बुआ प्राथमिक क्षेत्र हम किसको कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र हम कृषि को कहेंगे। किसको कहेंगे, कृषि को कहेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम लोग
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बुआ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप जानते हैं मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघालय। अब मेघालय का ही एक जगह है मानसीन राम। क्या है? मानसीन राम। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बुआ? तो मानसीन राम में, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन डी मानसीन राम में, यानी 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही जवाब है, मानसीन राम। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो याद रखिए प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण में कौन आएगा? तो जो जीवाश्म ईंधन है। कौन ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है। तो इस तीनों को हम कहेंगे प्राथमिक ऊर्जा। क्या कहेंगे? प्राथमिक ऊर्जा। ये प्राथमिक ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा सही जवाब है, यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 66, चावल कौन सा फसल है? चावल कौन सा फसल है? तो बुआ चावल खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है, यानी 66 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, खरीफ फसल। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो बात करें हम लोग भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 27। बुआ देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। वर्तमान में, अभी वर्तमान में 2022 में अभी जो पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो बाबू याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने हैं? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। इससे पहले पुराने रिकॉर्ड के अनुसार भारत में टोटल 27 राष्ट्रीयकृत बैंक था। कितना था? 27 राष्ट्रीयकृत बैंक था। लेकिन आप लोग कुछ दिन पहले देखे होइएगा सरकार ने क्या किया है, कुछ बैंकों का विलय कर दिया है, कुछ बैंकों का विलय कर दिया है दूसरे बैंक में। तो इस तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम हो गई है और 27 से घटकर 12 हो गई है। तो हमारे ऑप्शन में 12 नहीं है, तो पुराने रिकॉर्ड के अनुसार सही आंसर 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई। कब हुई? 1919 में, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 1919 में। क्वेश्चन नंबर 69 आ जाइए, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो बुआ गोल घर बना था वो मेनली बनाया गया था अनाज के भंडारण के लिए। किस लिए बनाया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, अनाज रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी सही जवाब है, अनाज रखने के लिए। आ जाइए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उस क्वेश्चन नंबर 70 की ओर जो जीके से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बाबू याद रखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, यानी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई। अब क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ्स का क्वेश्चन आपको इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला वीडियो में डाल दिया जाएगा, पार्ट 2 में। इसका जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा उसमें आपको मैथ्स का सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। और हम अभी अगर बात करें बुआ, हम जिस एग्जाम में गए थे, क्या कहे बच्चे कुछ जो थे OMR सीट को जो भर रहे थे, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वह OMR को लेकर के भी आएगी। OMR को भी भरने में बहुत बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी कठिनाई हो रही है OMR को भरने में।
तो OMR शीट को लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है OMR को भरने में वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने कल देखा बहुत सारे बच्चे OMR कैसे भर रहे थे। अगर किसी का रोल नंबर 19 है, किसी का रोल नंबर 19 है तो वो 19 ऐसे लिख ले रहे हैं, इसके नीचे बुआ बना हुआ रहता है इस तरह से 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 0 तक बना हुआ रहता है, इसमें भी बना हुआ रहता है और सब में अंक लिखा हुआ रहता है, सब में अंक भी लिखा रहता है 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ रहता है, अंत में 0 रहता है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से रहता है बाबू। कल हमने देखा अधिकांश बच्चे क्या कर रहे थे, देख रहे थे 1 है इसको रंग दे रहे थे और 9 है तो फिर इसी लाइन में 9 नंबर को भी रंग दे रहे थे। रे बकलोलबा ये ऐसा ही तू रंगेगा तो तुम्हारा कॉपी जाएगा ना पेंडिंग में। तो इस चीज को भी दूर करना है, इस कंफ्यूजन को दूर करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम OMR से रिलेटेड भी बातें आप लोगों को बताएंगे। और अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।